और दूसरा ये है कि मैंने वर्बली तो कई अपने प्रोग्राम ऑफिसर है उनसे बात की है कि जो सर्वे रिपोर्ट है जिसको लेकर आज हमने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, वो है हमारी 15 से 29 यूथ, जिसका हमें सर्वे करना है। और जो मिनिस्ट्री है वो इस सर्वे को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि एक यूथ के लिए पॉलिसी बनाई जानी है कि ऐसा यूथ यदि वो आज की डेट में जिस दिन हम सर्वे करने जाते हैं, ना तो किसी फॉर्मल एजुकेशन में है और ना रेगुलर एम्प्लॉय है, तो ऐसा यूथ एट ए टाइम जब हम सर्वे कर रहे हैं तो किस स्थिति में है, इस चीज का हमें एक जो रिपोर्ट है, जो डेटा है वो कलेक्ट करने हैं। और उसके बाद में ये पूरे ऑल इंडिया को मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर्मेट दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जो भी एक्चुअल डेटा है वो हम निकाल कर सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से, और वो हम सरकार को, आगे मिनिस्ट्री को उनको दे। तो जो भी हमें दायित्व दिया है उसको हम चाहते हैं कि भी ईमानदारी से हम उस सर्वे को कंप्लीट करें, ऐसी मेरी आप सबसे अपेक्षा है। चूंकि अलवर, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, इनका मुझे नोडल बनाया है। और एज ए ट्रेनर कोई भी यदि सर्वे से संबंधित कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट्स है या सर्वे फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आज हमने ये मीटिंग रखी है। तो मैं आपसे को स्क्रीन शेयर करूंगी और हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। जहां कहीं कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं प्रयास करूंगी उसको दूर करने का। और साथ में विशाल जी हैं जो मेरे साथ वहाँ दिल्ली में ट्रेनिंग में गए थे, तो सर भी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे एनएसएस के कार्यकर्ता हैं। तो मेरी मदद करेंगे यहाँ पर विशाल जी भी। और हम सब मिलकर एक अच्छा जो एक्चुअल जो डाटा है उसको कलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो फॉर्मेट है आप सबको मिल गया होगा, क्योंकि सभी कॉलेजों में भटनागर सर के द्वारा और हमारे कमिश्नरेट के द्वारा ये फॉर्मेट दे दिया गया है। तो आप सभी ने यदि नहीं निकाला है तो इस फॉर्मेट को निकाल ले, क्योंकि पहले ये इंग्लिश में था तो उसमें काफी टिपिकल था और समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी हमने रिक्वेस्ट करके इसको हिंदी में इसका कन्वर्ट किया और अब ये काफी इजी हो गया है। तो हम इस पर इस फॉर्मेट को मैं आपको शेयर कर रही हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट उसको एक बार समझ लीजिए। जहां कहीं कोई डाउट होगा तो हम अभी उसको क्लियर कर लेंगे। इतना ठीक है सर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। तो दीपक जी, हेलो। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ सर, हाँ सर, बस वो मैं पूछ रही थी कि स्क्रीन दिख रही है ना सबको? जी बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सर आप यस बता दीपक मैम। जी, दीजिए। आपसे मेरी बात हो गई है, नेहा जी से भी हुई है, फिर भी एक बार हम यहाँ फॉर्मली इसको एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं जिन्होंने आई थिंक अभी इस फॉर्मेट को देखा ही नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करें और कहीं भी कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो उसको हम बाकी औरों को भी समझा दें। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सर राज्य का नाम, वो राजस्थान हम लिख देंगे क्योंकि हम राजस्थान के ही हैं। इसके बाद सेकंड है इसमें राज्य का कोड। तो उसके लिए एक एक्सेल शीट थी जो मैंने ग्रुप में भी शेयर की थी। फिर भी इसमें 08 जो है अपने स्टेट का कोड, वो हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है जिले का नाम। अब चूंकि हम अलवर जिले से हैं तो यहाँ अलवर लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद है जिला कोड जनसंख्या 2011 के अनुसार। डिस्ट्रिक्ट कोड क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट कोड अभी अलवर जिले का 104 है। यहाँ तक तो हम सभी का इक्वल एक जो एंट्री है फॉर्मेट की वो स्टार्ट होगी। फिफ्थ नंबर पर है ग्रामीण और शहरी। अब यहाँ हम जो सर्वे करेंगे, यदि आप ग्रामीण एरिया में करते हैं तो एक लिख देंगे, और यदि आप शहरी में करते हैं तो दो लिख देंगे, जो भी जिस एरिया में हम जा रहे हैं। 6 नंबर पर है नगर और ग्राम का नाम। जिस जो भी हमारे एडॉप्टेड विलेज है, बस्ती है, उसका यहाँ हम मेंशन कर देंगे कि हम सर्वे कहाँ कर रहे हैं। और 8 नंबर पर है एनएसएस इकाई कोड। एनएसएस इकाई कोड सर जो बहुत पहले से जिन इंस्टीट्यूट में एनएसएस चल रही वहां उनको कोड दिया हुआ है, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी और जैसा हमारे रीजनल डायरेक्टर भटनागर सर ने बताया था
कि यदि हमें ऐसा कोई कोड नहीं मिलता है तो हम अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे और ऑब्लिक में यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से हूं तो बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज आ जाएगा और ऑब्लिक में हम सबकी यूनिवर्सिटी एक ही है, आरआरबीएमयू, तो वो हम इसके आगे मेंशन कर देंगे यदि हमें एनएसएस इकाई कोड का पता नहीं है तो ये एक स्टार्टिंग में इस फॉर्मेट की एंट्री है जो ऑलमोस्ट सबकी इक्वल होंगी। नेक्स्ट अब हम आते हैं जो एक्चुअल हमारा जो सर्वे शुरू होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 को मैं एक बार आप देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 शुरू होता है, प्रत्येक परिवार के लिए क्या परिवार में 15 से 29 वर्ष की आयु का कोई सदस्य है जो सर्वेक्षण तिथि को न तो औपचारिक शिक्षा में है और न ही नियमित रोजगार में। क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा जो असली सर्वे है वो स्टार्ट होता है। क्या परिवार में, जिस घर में हम सर्वे के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हमें ये पूछना है कि 15 से और 29 एज ग्रुप का ऐसा कोई मेंबर है जो उस समय, जिस समय हम सर्वे कर रहे हैं उस दिन, जो ना तो कहीं फॉर्मल एजुकेशन में है और ना रेगुलर एम्प्लॉय है। सबसे पहले हमें ये पूछना है। इसके यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया है। एजुकेशन से मतलब है औपचारिक शिक्षा, प्री स्कूल, स्कूल, कॉलेज के माध्यम से प्राप्त शिक्षा। फॉर्मल एजुकेशन से इन्होंने अलग अलग इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि ऐसी कोई शिक्षा, विश्वविद्यालय संस्थान, आईआईटी, व्यवसायिकी, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, विशेष स्कूल, ये सारे जो इन्होंने कॉलम दिए हैं ये फॉर्मल एजुकेशन के दिए हैं। नर्सरी, प्री में नामांकन शामिल, ऐसे यदि कहीं उनका ऐसा कोई एडमिशन या इस प्रकार के किसी भी इंस्टीट्यूट में उनका एजुकेशन नहीं ले रहा हो, ये हम पहले इंश्योर कर लें। इस सर्वेक्षण के लिए नियमित रोजगार का अर्थ सर्वेक्षण की तिथि से पहले पिछले 6 महीनों की अवधि के प्रमुख भाग 90 दिन या अधिक में वेतन या लाभ के लिए रोजगार होना है। अब सर यहाँ पे जो हमारे साथ वॉलेंटियर जुड़े हुए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन नंबर 9 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमने ट्रेनिंग ली थी उस दौरान भी कम से कम 1 से 1.5 घंटे इस क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस किया हुआ था। रीजन ये था कि क्वेश्चन नंबर 9 से है असली जो सर्वे स्टार्ट होता है, वो हमें उस कैंडिडेट को देखना है जो किसी भी प्रकार से इन जो ये पॉइंट आउट किए हैं यहाँ कहीं उसका एडमिशन नहीं हो, इस प्रकार की कोई एजुकेशन वो उस दिन नहीं ले रहा हो जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं। हो सकता है कल उसने 10th पास कर ली हो, या कल उसका पीएचडी का वाइवा हो चुका है, या उसने कल ही बीए का उसको सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन आज वो फ्री है, आज उसका कहीं कोई एडमिशन नहीं है। तो ऐसे हमें यूथ को देखना है। और दूसरा ये है कि जो कहीं रोजगार में नहीं है, रेगुलर, यदि ये 2 पॉइंट हमें किसी यूथ में मिलते हैं जो किसी फॉर्मल एजुकेशन में भी नहीं है और रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो हमें ऐसे यूथ को देखकर आगे हमें उसका सर्वे शुरू करना है। अब आप इसमें देखिए, यदि आप किसी परिवार में जाते हैं और परिवार में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में कम से कम एक व्यक्ति है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है जो सर्वेक्षण की तिथि के अनुसार ना तो औपचारिक शिक्षा में है और ना नियमित रोजगार में है, यदि प्रश्न 9 में प्रविष्टि 1 है, यानी कि आपको ऐसा कोई यूथ मिलता है, तो प्रश्नावली के शेष प्रश्न भरें, अन्यथा इस परिवार के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि यदि आपको ऐसा यूथ मिलता है तो आप उससे आगे के प्रश्न पूछिए, उससे सर्वे कीजिए, और यदि कोई नहीं है तो आप उस घर को छोड़कर अगले किसी घर में जाकर पता कीजिए जो इस वाले कैटेगरी में कोई यूथ आपको मिलता है। यदि क्वेश्चन नंबर 9 में 1 है कि ऐसा यूथ है जो ना तो फॉर्मल एजुकेशन ले रहा है और ना रेगुलर एम्प्लॉय है, तो हम उससे क्वेश्चन नंबर 10 पूछेंगे। इतना क्लियर है सबको? हेलो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। हाँ बच्चे, मैम मैं एक बात कहना वॉलेंटियर चाहता है ना आप लोग? हाँ सर, जी सर, विशाल जी। हूँ। नमस्ते सभी को, हाँ नमस्कार जी मेरा। और जी। जी मैम, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पहले तो जितने भी हम जुड़े हैं तो हम आगे भी इसको फॉरवर्ड करें, स्प्रेड करें, जिससे और मतलब एक तरीके से ये भी ट्रेनर बन जाएं जो है। अभी आपने यस पहले से यस। लेके 8वीं तक सबको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा।
नाइन्थ में भी बहुत अच्छा जैसे आपने बताया। तो इसमें जो 3 पॉइंट है कि 3 पॉइंट पे फोकस करना है हमें, 15 to 29 एज, औपचारिक शिक्षा और नियमित रोजगार। जैसा आपने कल और परसों मीटिंग में भी उनको बताया था, बच्चों को और हमारे टीचर्स को, कि जी 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 स्टूडेंट आता है मेरे पास, सबसे पहले मेरे से यही पूछेगा कि आपकी एज कितनी है। मैंने कहा 30, तो वही खत्म है, क्वेश्चन आगे पूछेंगे ही नहीं। अगर मैंने कहा 15 to 29, और उसने कहा ठीक है आपकी औपचारिक शिक्षा, तो औपचारिक शिक्षा जैसा भी आपने मुझे इनको सबों को बताया, औपचारिक शिक्षा मीन्स कि मैं जैसा आपने कहा उसी बेस पे बात कर रहा हूँ कि पीएचडी वाली बात, वाइवा वाली बात, कि मानिए मेरा परसों जी ही पीएचडी का वाइवा हुआ है, तो मैं औपचारिक शिक्षा में माना जाऊंगा, क्योंकि डेट ऑफ सर्वे पे आज के दिन, जो आज डेट हो रही है, सर्वे हो रहा है, उस दिन मैं कोई एजुकेशन ले रहा हूँ। तो मुझे सेकंड पॉइंट भी मेरा 15 to 29 एज, औपचारिक शिक्षा यानी कि वर्तमान में मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तीसरा, आपने या स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि आप कोई नियमित रोजगार में है या नियमित रोजगार से मैं बताना चाहूंगा, अगर मैं सप्ताह में 3 दिन भी काम करता हूँ, 3 दिन, ना कि 4 दिन, तो मैं नियमित रोजगार की श्रेणी में नहीं आऊंगा। तो जो 3 पॉइंट है, 15 to 29 एज, औपचारिक शिक्षा और नियमित रोजगार, यानी कि 180 दिन जो 6 महीने का डेटा दिया गया है, हमें डेज दिए गए, अगर 90 दिन तक मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे 90 दिन तक मुझे इनकम प्राप्त हो रही है, तो मैं नियमित रोजगार में नहीं आऊंगा। और औपचारिक शिक्षा का मतलब, एक चीज और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, आपने परसों भी बताया था मेरे स्टूडेंट को, कि जी 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 अगर किसी इंस्टीट्यूट से हमें डिग्री मिलती है तो ही वो औपचारिक शिक्षा है। अगर मैं मानिए मेरे पास बच्चा है, 15 to 29 है, मेरी पीएचडी परसों हो गई, और मैं किसी, मानिए आपके बाबूराम शोभाराम जो कॉलेज है माना हुआ, उसमें को आप मेरे को 3 क्लास देते हैं वीक में, तो मैं नियमित रोजगार में नहीं आऊंगा। अगर आप मुझे 4 क्लास देते हैं वीक में, तो मैं आ सकता हूँ नियमित रोजगार में आ सकता हूँ। अब औपचारिक शिक्षा से मतलब जिसने, जो इंस्टीट्यूट आपको डिग्री दे रहा है, जैसे कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई सीए कर रहा है, सीएस कर रहा है, आईसीडब्ल्यू कर रहा है, तो वो औपचारिक शिक्षा का पार्ट है। मानिए मेरे बेटे को मेरी वाइफ या मेरी मदर सिखाती है, तो वो औपचारिक शिक्षा में नहीं आएगी, वो अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। या कोई लड़का अगर एनजीओ से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वो शिक्षा तो प्राप्त कर रहा है, लेकिन वहां से कोई उसको डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा कि यू पास और फेल, तो वो अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट है। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। 3 पॉइंट याद रखने, 15 से 29 औपचारिक शिक्षा और एक नियमित रोजगार। जी मैम, थैंक यू। जी। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू। जी इतना क्लियर है सबको? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 में विशाल जी ने बहुत अच्छे से इसको विस्तृत रूप में और भी अच्छे से समझा दिया है कि आपको क्या पूछना है जब आप सर्वे के लिए जाते हो। तो अब ये जो हमारा असली जो सर्वे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक क्लियर हो जाता है। जब हमें कोई ऐसा यूथ मिल जाता है जो 15 से 29 एज ग्रुप में है, जो कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहा है। हाँ जी, हेलो, ओके। तो हमें मैम, यदि कंटिन्यू ऐसा करिए प्लीज। यूथ हमें मिल जाए। जी, हाँ जी सर। जी कंटिन्यू करिए मैम, वो हाँ थोड़ा सा जी उधर से जी हो जी, गया था, आप कंटिन्यू करिए। जी ओके 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 ओके। तो यदि हमें कोई ऐसा यूथ मिल जाता है जो विशाल जी ने बताया है कि कैसे वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले रहा हो, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हो, तो फिर हमें उससे अगला जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो हमें पूछना है। 10 नंबर क्वेश्चन है अपना, यदि प्रश्न 9 में एक बताया है कि हाँ ऐसा यूथ है जो इस क्राइटेरिया में आता है, 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग में घर के सदस्यों की संख्या जो ना तो औपचारिक शिक्षा में है और ना सर्वेक्षण तिथि के अनुसार नियमित। अब आपको ये देखना है कि ऐसा यूथ वो पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है। जो भी कैटेगरी में है आप उस पर टिक कर दोगे। पुरुष है तो एक, महिला है तो दो, और ट्रांसजेंडर है तो इसमें भी एक होगा। यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन नंबर 10 उनसे पूछेंगे जो जो भी यूथ आपको उस कैटेगरी में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है चयनित परिवार की संख्या। अब मैम ऐसे इसमें जो एक मिनट, मैं कुछ कहना हाँ जी, चाहता हूँ मैम। ये जो हाँ 10वां सर, प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 10वां प्रश्न है जी, वो ये कहता है, क्योंकि मैं सर्वे करवा चुका हूँ ये। 10वां प्रश्न ये हाँ कहता जी, है बिल्कुल। कि आप जिस घर में जा रहे हैं उसमें जो 15 से 29 वर्ष का अनौपचारिक मतलब औपचारिक शिक्षा से न जुड़ा हुआ और रोजगार से न जुड़ा हुआ व्यक्ति एक है या अधिक है। तो पुरुष कितने हैं और हाँ सर, महिला कितनी बिल्कुल। हैं, उनकी संख्या को मेंशन करना है यहाँ पर।
पुरुष 3 हैं मान लीजिए उसी परिवार में, और 2 ऐसी महिला हैं, तो कुल आपको लिखना है कि पुरुष तो 3 और महिला 2। इस तरह से इसको मेंशन करना है 10वें प्रश्न में। जी 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 जी, बिल्कुल 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 दीपक जी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं सर। चयनित परिवार की संख्या, ये ये इतना ठीक है सर? हेलो? जी मैम, आगे जी मैम, आगे क्लियर है। कंटिन्यू करें। यदि प्रश्न 9 में प्रविष्टि 1 है तो 1 से शुरू होने वाले 2 अंकीय क्रम संख्या दर्ज करें, यानी सर्वेक्षण के दिन घर में 15 से 29 वर्ष की आयु में कम से कम एक व्यक्ति है जो न औपचारिक शिक्षा में और न नियमित रोजगार में है। यहाँ से हमें उस परिवार में जहां हम यूथ का सर्वे कर रहे हैं जो हमें मिला है, तो यदि उसमें एक है, यदि हमें मिलता है तो यहाँ से शुरू होने वाले उस घर में हो सकता है एक के अलावा और भी अधिक हो, तो उनके भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि कितने हैं। विशाल जी, ये ठीक है ये क्वेश्चन? नहीं मैम, जो हेलो? दीपक सर ने बताया, मैम वॉइस जी आ रही है? दीपक सर वॉइस आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ हाँ रही जी, है, हाँ जी, आ रही है। बताएं। हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया बात है। काम अपना वर्क स्टार्ट हो चुका है, बहुत खुशी हुई मुझे। और तो आपने जैसा अभी बताया 10वें नहीं, नंबर क्वेश्चन दीपक में अगर दीपक जी बच्चा, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं दीपक जी, और अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सर, विशाल मैं जी जरूर मिलूंगा, आप खुशी होगी मैडम मेरे को हाँ दीपक जी से मिलके। जी जी सर ने बिल्कुल, आपने सर ने सही कहा कि अगर कोई बच्चा मेरे से आगे कहता है कि आप 10वें नंबर क्वेश्चन पे वापिस आ रहा हूँ मैं, कि आपके घर में कौन कौन है, तो मैंने कहा मैं और मेरी वाइफ। तो पुरुष में 01 और महिला में भी 01 आ जाएगा। और जो चयनित परिवार की संख्या है, इसमें दीपक जी आपने 01 लिखा है या 02 लिखा है? क्योंकि एक चीज है कि नहीं सर, जो मैं बताता परिवार की हूँ बात है तो हम, जी सर। इसमें यह है, इसमें प्रश्न को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, तो उसमें कहा गया है कि यदि प्रश्न 9 में प्रविष्टि 1 है, ठीक है, यानी कि उस परिवार में हमें कोई व्यक्ति ऐसा जी मिला है या एक से अधिक व्यक्ति मिले हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस फॉर्म में चयनित परिवार की संख्या को 01, फिर अगले फॉर्म के लिए हम 02, और उस तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारी पूरी बस्ती के जो नंबर हैं जी, वो परिवार की संख्या है सर, यहाँ पर है ना। परिवार की संख्या का मतलब है हाँ हमें जी उसको जी एक जी, क्रम देना है। यहां से लिखा हुआ है, देखिए, आप देखें, हम्म, 01 से शुरू होने वाली 2 अंकीय क्रम संख्या दर्ज करनी है। तो अब जैसे आप एक परिवार में गए, वहां जी आपको एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति मिले, तो आपने इस परिवार के लिए संख्या दे दी 1। और अगले परिवार पे गए, वहां भी आपको एक व्यक्ति ऐसा मिल गया, तो उसके लिए आपको देना होगा 2। और फिर आप आगे बढ़े उससे, और जी तीसरे जी, परिवार में भी आपको मिल गया, तो वहां पर उस परिवार की संख्या हो गई 3। और जब हम हमारे 50 परिवारों पर पहुंच गए, तो अंतिम जो फॉर्म भरेंगे हम, उस पर संख्या हो जाएगी 50। लेकिन ये संख्या केवल उन्हीं के लिए दर्ज करनी है जिनमें ऐसे व्यक्ति हैं। अगर उनमें है ही नहीं कोई व्यक्ति इस तरह जी। का, तो फिर हमें उसके लिए कोई क्रम संख्या दर्ज नहीं करनी है, क्योंकि वो 9 पर ही हमारा साक्षात्कार खत्म हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन दीपक सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर जी किसी घर में 2 किचन है जी, तो 2 हाउस होल्ड माने जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने जी, सही मानिए कहा मेरे, है यहाँ यस पर। मेरे जी ताऊ, हाँ, हाँ, अगर वो मेरे इस पे डिपेंड फादर के करेगा कि भाई वो यानी कि मेरे परिवार ताऊ के अपना ऊपर, परिवार अलग मान रहे हैं या उसी परिवार को एक परिवार मान रहे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। हाँ सर जी, उसमें हम ये मान उसमें सकते हैं ये है, कि जी इसमें सर दीपक जी ये है कि सपोज हम एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन हमारी, जैसे मैं रह रही हूँ, मेरी किचन अलग है, मेरा बेटा ऊपर की फ्लोर पर रह रहा है, उसकी किचन अलग है, और हमारी 3rd फ्लोर पर मेरे छोटे भाई रह रहे हैं, उनकी किचन अलग है। तो हमें 3 हाउस होल्ड का सर्वे करना है। यदि किचन अलग है तो हम उनका अलग अलग करेंगे। जी मैम, बिल्कुल सही, यही बात है। हेलो? जी जी हाँ। हाँ, तो हमें परिवार की हाँ संख्या विशाल को जी। क्रम देना है यहाँ पर। जी 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 जी, जी जी सर, जी मैम यदि कंटिन्यू किचन करिए अलग प्लीज। है तो हमें उनको क्रम देना होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें सर, यहाँ तक ठीक, क्लियर है? जी मैम क्लियर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12। क्या घर का कोई सदस्य जिसने पिछले 30 दिनों के दौरान वेतन या लाभ के लिए किसी भी समय अवधि के लिए काम किया हो? अब हमें जिस घर में हम सर्वे कर रहे हैं, जहां हमें यूथ मिला है, हमें अगला क्वेश्चन पूछना है, क्या घर का कोई सदस्य जिसने पिछले 30 दिनों के दौरान वेतन या लाभ के लिए किसी भी समय अवधि में कोई काम किया है? यदि वो कहता है हाँ किया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पूछेंगे।
यदि वो कहता है कि नहीं किया है तो हम उससे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन जी नंबर 13 है, यदि वो कहता है कि हाँ काम किया है तो हम उससे पूछेंगे कि पिछले 30 दिनों के दौरान घरेलू आय की राशि, कि आपने कितना कमाया, जो आपने को इनकम हुई थी उस दौरान। तो यहाँ हम उसके इनकम का जो भी उसका अमाउंट है वो लिखेंगे, 5,000, 10,000, 20,000 या 20 से अबव, जो भी हम उससे पूछेंगे वो बताएंगे, उस पर हम टिक कर देंगे। यदि वो कहता है कि मैंने जी कमाया है तो हम उससे क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। यदि इसका नहीं, यदि टू कोड करता है तो हम उससे क्वेश्चन नंबर 13 नहीं पूछेंगे। अब इसमें नीचे दिया हुआ है, वेतन या लाभ के लिए रोजगार की आय के स्रोत, नगद में, ब्याज से, भूमि के किराए से, भवन से, अन्य संपत्ति से, कृषि उपकरण, कार। यहाँ हम उससे ये पूछेंगे कि आपने जो अर्निंग की है वो किससे की है। तो यहाँ कई तरह की चीजें दी हुई है, इस पे हम टिक कर देंगे कि भाई उन्होंने कैसे, उन्होंने वो जो इनकम है वो कैसे कमाई है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स को? जो Yes, बच्चे ma'am. वॉलेंटियर यहाँ जुड़े हुए हैं। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट हम अब हमारा जो M1 वाला पार्ट है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आता है M2। M2 में हम ये देखेंगे वही 15 से 29 वर्ष की आयु के परिवार के सदस्यों का विवरण, जो सर्वेक्षण तिथि को ना तो औपचारिक शिक्षा में है और ना नियमित रोजगार में। अब यहाँ से हम M2 का जो फॉर्मेट है इसको स्टार्ट करेंगे कि यदि हमें ऐसा कोई घर मिलता है तो सबसे पहले हम उसका नाम पूछेंगे, जो इस कैटेगरी में आ रहा है। सबसे पहले हम उसका नाम पूछेंगे, उसका नाम लिख देंगे। यदि घर में, ऐसे किसी घर में एक से अधिक व्यक्ति हैं जो 15 से 29 के बीच में है, जो कहीं फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं ले रहे हैं, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, तो हम पहले यहाँ एक का नाम लिखेंगे, फिर दूसरे का लिखेंगे, फिर तीसरे का। सपोज हम किसी घर में जाते हैं तो वहां पति है, उसकी पत्नी है, हो सकता है उसका बेटा भी हो, या उसका भाई हो सकता है, उसकी बहन हो सकती है। तो यहाँ जितने भी हमें मिलेंगे हम उनका नाम लिख देंगे। नीचे सबके पिता का नाम लिख देंगे, माता का नाम लिख देंगे, कौन सा लिंग है, पुरुष है, महिला या ट्रांसजेंडर, वो यहाँ पर टिक कर देंगे। पिछले जन्मदिन के अनुसार आयु पूर्ण, अब जिस दिन हम उसका सर्वे कर रहे हैं उस दिन उसकी एज क्या है, क्योंकि हमें एज देखनी है 15 से 29। यदि उसकी आयु 25 है तो हम यहाँ 25 लिख देंगे। जो भी उसकी जो आयु है उसको हम मेंशन करेंगे पूछ के। अब हमें नेक्स्ट पूछना है, क्या वर्तमान में विवाहित है, हाँ या नहीं। यदि वो विवाहित है तो यहाँ पर एक लिखेंगे, नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यदि वर्तमान में विवाहित है तो विवाह के समय की आयु, यदि वो विवाहित है तो उससे हम क्वेश्चन नंबर 7 पूछेंगे कि विवाह के समय उसकी आयु क्या है। सपोज पति की आयु 28 वर्ष है और पत्नी की, यदि यहाँ पत्नी भी है और उसकी आयु 25 वर्ष है, तो हम दोनों को अलग अलग मेंशन कर देंगे। इसके बाद यहाँ आता है कि यदि वर्तमान में विवाहित है तो विवाह के समय की आयु का कोड यहाँ दिए गए हैं। 15 वर्ष, 15 से 19, 20 से 24, तो जो भी यहाँ पर ये बीच में 15 से 29 के बीच के कोड है सारे, यहाँ पर जो भी उनका एज ग्रुप इसमें बैठ रहा है उसको आप लिख दोगे। इतना क्लियर है बच्चों? सर क्लियर है इतना? Yes. जी मैम, Yes, ma'am. जी मैम, Yes, मैम ma'am. क्लियर है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा का उच्चतम स्तर सफलतापूर्वक पूरा किया, कि यदि उन्होंने एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है वो कितना किया है, साक्षर नहीं है कि वो बिल्कुल पढ़े ही नहीं है। दूसरा है औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर, इसका मतलब है कि वो साक्षर तो है लेकिन किसी स्कूल में नहीं गए। सपोज मेरा बेटा है, मैंने उसको सेकंड या थर्ड तक खुद ने ही पढ़ा दिया, उसने कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन वो साक्षर है। तीसरा है औपचारिक स्कूली शिक्षा, कि स्कूल की जो एक प्राइमरी जो लेवल होता है वहां तक की शिक्षा ली है, प्राथमिकी से नीचे, प्राथमिकी, एलकेजी, यूकेजी, मध्य माध्यमिक जो 10th और ये 12th है, स्नातक स्तर के से नीचे की डिप्लोमा, स्नातक, बीए, एमए या फिर पीएचडी की डिग्री। तो यहाँ पर जो भी उसका कैटेगरी है उस पर हम टिक कर देंगे।
स्नातक स्तर के डिप्लोमा प्रमाण पत्र को स्नातक स्तर तथा स्नातकोत्तर स्तर के डिप्लोमा प्रमाण पत्र को स्नातक, ये बीए एमए और इनके लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के ये जो कोड वर्ड हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो शिक्षा का जो लेवल है यहाँ पर हम उसको टिक कर देंगे कि यदि बिल्कुल साक्षर नहीं है तो 1। हेलो, यस मैम आ रही है क्लियर मैम, वॉइस आ रही है? ये सर्वे अपन हाँ। कर रहे हैं जो कि साक्षर भी नहीं है और जॉब में भी नहीं है, तो फिर मैम ये वाला क्राइटेरिया कैसे दिया हुआ है इसमें? ये जो इनकी एजुकेशन का है कि ये डिप्लोमा है, यूजी है, पीजी है, फिर ये कैसे इधर ये टॉपिक ये पॉइंट आया? मैम मैम मैं साक्षर थोड़ा सा नहीं है। बताना चाहूंगा। हाँ, यस विशाल जी बताइए बताइए। मैम नमस्ते। मैम मैं ये कह रहा था, आप मेरे पास आए तो मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया था कि हो सकता है मैं पीएचडी भी हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था, हो सकता है मैं पढ़ा लिखा हूँ ही नहीं। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई आप साक्षर हो सकता है मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, हो सकता है मैंने मदर या एनजीओ से कोई एजुकेशन ले रखी हो, या हो सकता है कि मैं 10 तक पढ़ा हुआ हूँ, 5th तक पढ़ा हुआ हूँ, कोई बैचलर कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, कोई पीजी कर सकता हूँ। इसमें क्राइटेरिया है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। ये तो उस दिन पूछा उसने, जो पहला क्वेश्चन मैम ने स्टार्ट किया 9th का, कि डेट ऑफ सर्वे पे आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हो सकता है मैं परसों से तक नहीं पढ़ा, हो सकता है मैंने परसों तक मदर से एजुकेशन लियो, किसी एनजीओ से लियो, कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राथमिक या एलकेजी यूकेजी कोई 10 12 तक पढ़ा हो, लेकिन डेट ऑफ सर्वे में वो जो क्वेश्चन था वो 9th नंबर का, वो डेट ऑफ सर्वे पे था कि आप वर्तमान में पढ़ रहे हैं या नहीं, यानी कि आज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो मैंने कह दिया नहीं पढ़ रहा, तो वह यहाँ आगे ये क्वेश्चन कंफर्म करेगा मेरे से कि भाई आप कहाँ तक पढ़े। तो मैं कहूंगा साक्षर नहीं हूँ, और हो सकता है मैं आपको ये भी कह दूं कि मैं पीएचडी होल्डर हूँ और मैंने परसों पीएचडी पूरी करी है। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। मैम क्लियर हो मैम गया? क्लियर है दुर्गा मैम? हेलो हेलो दुर्गा मैम मैम क्लियर वॉइस हो आ रही गया? है मैम? मैम आगे आगे बढ़े। मैम मुझे लगता है कि दुर्गा यस मैम मैम, मैम जो यस हैं मैम। उनको ये कंफ्यूजन है कि ये केवल निरक्षरों के लिए करना है, जबकि नहीं, इसमें बहुत हाँ स्पष्ट है, यस यस इसमें बहुत स्पष्ट है कि यस जो मैम, कल तक यस कुछ सर, भी यस पढ़ सर। चुका है लेकिन आज वो किसी शिक्षा में नहीं है, ये उनके लिए करना है। यस 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 ठीक है दीपक जी, बिल्कुल एकदम ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली, 9 थैंक की यू तरफ सर। चलते हैं। उनके लिए जो साक्षर नहीं है या जो औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर है, क्या कभी किसी औपचारिक शिक्षा में भाग लिया है? यदि वो कहते हैं हाँ या नहीं है तो 2। प्रश्न 8 में कोड 1 या 2 के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखिए प्रश्न 8 में जो अभी आपने पूछा साक्षर नहीं है, कोड 1 है औपचारिक स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर, कोड 2। यदि कोड 1 और 2 हैं तो उनके लिए हम ये 9 नंबर का क्वेश्चन पूछेंगे। साहिल सैनी एक बार अपना माइक बंद कर दें, साहिल सैनी बच्चों अपना अपने माइक बंद अभी कीजिए। अपने इसको माइक को बंद कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। जो कभी औपचारिक शिक्षा में शामिल हुए लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर या स्नातक स्तर के नीचे डिप्लोमा प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया, औपचारिक शिक्षा छोड़ने का कारण। अब जो 10 नंबर क्वेश्चन हम पूछेंगे कि कभी औपचारिक शिक्षा में शामिल हुए लेकिन उच्च माध्यमिक या स्नातक स्तर के नीचे के जो डिप्लोमा प्रमाण पत्र हैं वो उन्होंने पूरे नहीं किए, छोड़ दिए। तो छोड़ने का क्या कारण है, उसमें हम इस पर टिक करेंगे जिसमें बहुत सारे कारण दिए हुए हैं। जो यूथ यदि कोई कहता है कि हाँ मैंने फॉर्मल एजुकेशन ली लेकिन मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला है, प्रमाण पत्र नहीं मिला, या मैंने उसको छोड़ दिया पढ़ाई को, तो क्यों छोड़ दिया? उसके लिए यहाँ पर शिक्षा में रुचि नहीं थी, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थिक तंगे, घरेलू गतिविधियों में संलग्नता। कई बार होता है हमारे जो एग्रीकल्चर से आते हैं बच्चे, कई बार कृषि कार्यों के कारण वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं और खेतीबाड़ी में लग जाते हैं। वेतन या लाभ के लिए गतिविधियों में संलग्नता, या किसी दूसरे कार्यों में अपना जहां उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वहां वो चले जाते हैं और अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं। शिक्षण संस्थान होने के कारण हो सकता है आपकी जो स्कूल या कॉलेज है वो बहुत दूर हो, इस कारण से आपने छोड़ दियो। तो यहाँ मल्टीपल रीजन दे रखे हैं, इनमें से आप उससे पूछ के जो भी इसमें
उचित है, जो बताना चाहें, जो उनका कारण है, वो आप इस पर टिक कर देंगे। निर्देशों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से अपरिचित होने की लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या थी। बहुत सारे दे रखे हैं इसमें, तो इनमें से आप जो भी कोड है, आप 3-4 कोड इसमें भर सकते हैं। देखो प्रश्न 8 में 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी कोड, या प्रश्न 9 में कोड 1, इनमें से कोई भी कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है एक ही कारण हो, 2 या 3 या 4 कारण भी हो सकते हैं। तो जो भी वो बताएं उन पर हमें यहाँ टिक कर देना है। इतना क्लियर है सर? विशाल जी ठीक है इतना? यस मैम, क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। जितने भी रीजन हो उनको हमें यहाँ पर क्लिक उनको कर देना है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. All clear. No, ma'am. Okay. ओके, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। जिन्होंने हायर सेकेंडरी या स्नातक स्तर से नीचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूरा किया है, क्या आपने कभी स्नातक स्तर की शिक्षा या स्नातक स्तर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिया है? कि आपने वहां एडमिशन लिया और वो डिप्लोमा कोर्स किया, लेकिन आपने क्या उसका सर्टिफिकेट लिया है? लिया है तो हाँ, और नहीं लिया है तो इसमें 2 लिख देंगे। प्रश्न 8 में कोड 7 और 8 के लिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न 8 मैं वापस से इसको पीछे करती हूँ। शिक्षा का उच्चतम स्तर सफलतापूर्वक पूरा किया। यहाँ अपन ने कुछ दिए हुए थे अभी, जो हम इनमें कर रहे थे, इनके लिए हम ये क्वेश्चन नंबर 11 पूछेंगे कि जिन्होंने हायर सेकेंडरी या स्नातक स्तर के नीचे के डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूरा किया, क्या आपने कभी स्नातक स्तर या इनका सर्टिफिकेट लिया है या नहीं लिया है? तो इसकी जो भी इसमें उनका जवाब होगा, यदि वो हाँ कहते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 12 को पूछते हैं, यदि वो नहीं कहते हैं तो हम उनके लिए क्वेश्चन छोड़ देंगे। इतना ठीक है? हेलो बच्चों, ये Yes, ma'am. वॉइस आ रही है? ये है। Yes, ma'am. All clear. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी स्नातक स्तर की शिक्षा या स्नातक स्तर के कॉलेज या डिप्लोमा सर्टिफिकेट में शामिल हुए, लेकिन कॉलेज की शिक्षा स्नातक स्तर या डिप्लोमा स्नातक स्तर का प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया कॉलेज छोड़ने के कारण। अब इसमें देखिए, उसने कॉलेज में एडमिशन लिया या किसी भी डिप्लोमा कोर्स को करने के लिए उसने अपना एडमिशन लिया, लेकिन उसको सर्टिफिकेट मिला या नहीं मिला? मिला है तो हाँ, और नहीं मिला है तो 2। अब यहाँ आपको ये पूछना है कि उनको मिला क्यों नहीं, उन्होंने क्यों छोड़ दिया उसको? प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया तो छोड़ने का क्या कारण था? अब इसमें अलग अलग कारण दिए हुए हैं। शिक्षा में रुचि नहीं, आर्थिक तंगी, घरेलू गतिविधियां, ये सब। तो यहाँ इन सब में से जो भी उसमें वो उनका जो भी रिप्लाई होगा हम उस पर टिक कर देंगे। ये आपको बताना है इनमें से कि क्या कारण थे कि आपने पढ़ाई पूरी नहीं की, या फिर आप कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी में चले गए जिसके कारण आपको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो यहाँ इसको पूछकर हम इसको कंप्लीट करेंगे, जो जितने भी वो उनके रीजन बताते हैं। शैक्षणिक संस्थान में भेजने के लिए माता पिता का इच्छुक न होना, ये भी एक रीजन हो सकता है। या खराब स्वास्थ्य या विकलांगता, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, आपके उस समय एग्जाम के टाइम में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई हो कि आप उसमें शामिल नहीं हुए और आपको इस कारण से आपको प्रमाण पत्र नहीं मिला। तो कोड 1 प्रश्न 11 के लिए यह प्रश्न पूछा जाएगा। जिन्होंने कहा ना कि हाँ हमने एडमिशन लिया लेकिन सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया, तो नहीं किया उसके यहाँ पर अलग अलग रीजन दिए हुए हैं, इसमें से आप पूछ के उसको टिक कर देंगे। यहां तक क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ज्ञात भाषाएं। यहाँ पर हमें उस यूथ से ये पूछना है कि आपको कितनी भाषाएं आती हैं। तो यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, असमिया, बंगाली, गुजराती, लेकिन अधिकतम हम 5 जो भाषा है उन पर टिक कर सकते हैं। हो सकता है एक व्यक्ति को हिंदी भी आती हो, उसको अंग्रेजी भी आती हो सकता है उसको गुजराती भी आती हो, या फिर उसको पंजाबी भी आती हो। तो ऐसे हम जो भी अधिकतम 5 जो भाषा हैं उनको हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये आप उनसे पूछकर उन पर टिक कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
क्या अब हमें ये पूछना है उस यूथ से, क्या आप वेतन के लिए काम ढूंढ रहे हैं, हाँ या ना? अगर घर के सदस्य रिपोर्ट करते हैं कि वे वर्तमान में काम की तलाश कर रहे हैं, तो हम कोड नंबर 1 लिखेंगे। यदि वो हाँ कहता है तो कोड नंबर 1 लिखेंगे। ऐसा यूथ जो जिस दिन हम सर्वे कर रहे हैं उस समय ना तो फॉर्मल कहीं एजुकेशन ले रहा है, कहीं उसका एडमिशन नहीं है, और ना कहीं रेगुलर एम्प्लॉय है, तो हम उससे पूछेंगे कि क्या आप वेतन के लिए कोई काम ढूंढ रहे हो। यदि वो कहता है कि हाँ, तो हम उससे क्वेश्चन नंबर 15 पूछेंगे। यदि वो कहता है नहीं, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 उससे नहीं पूछेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि प्रश्न 14 में कोड 1 है, कोड 1 का मतलब हाँ मैं काम ढूंढ रहा हूं, यदि वो ये जवाब देता है तो हम पूछेंगे कि किस तरह के काम की तलाश में है। यहाँ अलग अलग काम की वैरायटी दी हुई है कि आप कृषि से संबंधित, वानिकी कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड है, मत्स्य पालन, खनन जो माइंस वगैरह में इसमें करते हैं, उत्पादन, निर्माण या कोई कंस्ट्रक्शन का है, कोई आपका बिजनेस है, या परिवहन और भंडारण, इस तरह का कोई भी कार्य। तो यहाँ हम उससे पूछ के, नीचे दिया हुआ है आवास, खाद्य गतिविधियां, सूचना या संचार, कोई भी इस तरह से, कोई भी रियल एस्टेट है, शिक्षा है, मानव स्वास्थ्य है। मानव स्वास्थ्य इसमें विशाल जी, इसमें आशा सहयोगिनी, योगा और ये सब इसी में आ सकते हैं ना? यस मैम, कोई वैद्य है, कोई हकीम है, कोई योगा टीचर है, आशा वो जी है सहयोगिनी, तो उसमें मानव स्वास्थ्य में जग आ सकती है। जी जी जी। तो इनमें से जो भी यदि हम उससे पूछते हैं कि भाई किस तरह के काम की तलाश में है, तो यहाँ हम उसको ये पूछ के और इस पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता मैम है ये 16, क्या? हाँ जी सर। नहीं, जैसा अभी जी आपने सर। बताया था कि बच्चों ने समझ ही लिया होगा कि 13 नंबर क्वेश्चन पे एक बार वापस आऊंगा। जैसा मैं बात कर रहा था कि 13 में हो सकता है मेरे को 5 लैंग्वेज आती हो, मेरी वाइफ को एक ही आती हो, तो मेरे लिए आप मैक्सिमम 5 लिखेंगे। और वो था 01 P2, यानी कि P1 P2 P3 P4 जो आपने पहले बताया। और जो 14 और 15 है, कंसर्न है एक दूसरे से, और 16 17 18 भी कंसर्न है। तो बच्चा मेरे पास आया पूछने कि क्या आप वेतन के लिए तलाश कर रहे हैं, तो मैंने यस कहा। तो वो कहेगा, तब 01 कोड आएगा, तो मैं 15वां क्वेश्चन बच्चा मुझसे पूछेगा कि आप किस जी तरीके का बिजनेस या वेतन करना चाहते हैं, सॉरी। तो मैंने लिख दिया कि एग्रीकल्चर में, कोई माइनिंग में, प्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, या एटसेट्रा जो भी हो सकता है जो आपने मेरे को बताया, बच्चों को बताया। तो 14 और 15 दोनों कंसर्न है। अगर 14 में यस है तो 15 पूछेगा, अदरवाइज 15 को वो लीव ही कर देगा बिल्कुल। और अगर जी मैंने जी। 14 में 02 लिखा है तो 15 का कोई मतलब है नहीं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी परमिशन हो तो मैं कंटिन्यू कर लूं, 16 17। सर सर करिए प्लीज प्लीज। जी 14 में, अब बच्चे ने मुझसे पूछा वेतन के लिए तलाश कर रहे हो, मैंने कहा 01, तो 15 पूछेगा। अगर मैंने कहा नो, तो बात खत्म। तो वो 16 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट मेरे पास आएगा। तो आप कोई बिजनेस की सोच रहे हैं, तो मैं कहूंगा 02। अगर मैंने कहा नो, तो फिर 17 और 18 क्वेश्चन भी वो लीव करेगा। लेकिन अगर मैंने 16 में कहा यस, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही होगा कि आपको किस तरह के बिजनेस में इंटरेस्ट है या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वही एग्रीकल्चर, माइनिंग, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वही ट्रेड, डिस्काउंट, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एक्टिविटीज, रियल एस्टेट एटसेट्रा। वो मानव संसाधन स्वास्थ्य में वही आप वाली बात आ गई, आशा सहयोगिनी वाली। तो 16 में जी मैंने जी पूछा, मैंने यस कहा, तो उसने 17 क्वेश्चन पूछा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उसका फिर ये होगा कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मानिए मैंने कहा एग्रीकल्चर, तो आपकी प्लानिंग क्या है, कहाँ से फंड आएगा, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होगा। तो वो पूछेगा कि आपकी सेविंग्स है, या गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं, किसी बैंक से लेना चाहते हैं, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हैं, कोई रिलेटिव, फ्रेंड, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब यही, या तो 14 क्वेश्चन पूछेगा सैलरी के लिए, तो ये 14 15 कंसर्न है। अदरवाइज जो 16 17 18 कंसर्न है। तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 14 टू 17 18 क्वेश्चन कंसर्न है, एक साथ मिले हुए हैं। अब मैंने मानिए 14 में भी मना कर दिया कि मैं तो कोई वेतन के लिए ढूंढ ही नहीं रहा, और 15 खत्म हो गया। अब उसने 16 पूछा कि आप बिजनेस, तो मैंने कहा नहीं, वो भी नहीं करना मेरे को। तो 17 18 क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट अपने हमसे क्वेश्चन पूछेगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, 19 नंबर का, कि आप करना क्या चाहते हैं, यानी कि अगले 3 महीनों में निम्नलिखित में से कौन सी योजना है, आप की प्लानिंग क्या है। तो जैसे उच्च अध्ययन में नामांकन के लिए हो सकता है कि मैं हायर स्टडीज लेना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन लेना चाहता हूँ, तो मैं हो सकता है एमकॉम के बाद थोड़ा सा गैप देके
पीएचडी या नेट या प्रोफेसर के लिए तैयारी करूं, या कोई मेरा फैमिली बिजनेस है उसको मैं आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ, या मैं अपने डोमेस्टिक ड्यूटीज को पूरा करना चाहता हूँ, या कोई मैं अपनी इंटरेस्ट कोई वर्क करना चाहता हूँ, कोई सोशल वर्क करना चाहता हूँ, या फुर्सत के साथ समय बिताना चाहता हूँ। फुर्सत का समय बिताने से मीन्स है कि जैसे कई बार हम सब दीपक जी सर या हमने भी इतनी हायर एजुकेशन लिए तो थोड़ा सा गैप देते थे हम एमकॉम या किसी के बाद कि हाँ नहीं थोड़ा और अच्छा करने के लिए हम थोड़ा रेस्ट करते थे या प्लानिंग करते थे, अपने बड़ों से कुछ पूछते थे कि कौन सा वे सही है। हमारे बच्चे भी पूछते हैं, 10th के बाद सब्जेक्ट के लिए पूछते हैं, 12th के बाद भी पूछते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी पूछते हैं कि किस पाथ पे हमें जाना चाहिए। तो ये फुर्सत के समय से मतलब वो है। तो 14 क्वेश्चन होगा या 16 होगा या 19 क्वेश्चन होगा। तो मैम थोड़ा सा समय लिया, शायद समझ में आ नहीं गया नहीं होगा, विशाल तो जी, आप आप कंटिन्यू कर। कंटिन्यू कीजिए। विशाल जी प्लीज कीजिए नहीं आगे मैम, कंटिन्यू, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जी जी दीपक सर। जी बिल्कुल सर, आप शुरू करें, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। जी तो कोई डाउट हो तो सर प्लीज मेरा भी मार्गदर्शन कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, जहां मुझे जी लगा तो मैंने वहां जरूर इस तरह से बीच में बात की हाँ थी। जी जी नहीं नहीं, आप जारी आप भी रखें, आप बिल्कुल आदरणीय सही कर बता लिए। रहे हैं, बिल्कुल। जी 20वें नंबर का क्वेश्चन आया, क्या पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए किसी बैंक के लिए लोन के लिए आपने आवेदन किया? बच्चे ने मेरे से पूछा, तो मैं बोलूंगा नो, तो 02। अगर मैंने 02 बोल दिया तो 21 से 23 नंबर तक के क्वेश्चन बच्चे को पूछने ही नहीं है मुझसे। जब मैंने बैंक के लिए मना ही कर दिया, मैं लोन नहीं ले रहा, तो खत्म है, लीव इट 4 क्वेश्चन। और अगर मैंने कहा यस हाँ मैंने बैंक के लिए अप्लाई किया है या करने की सोच रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मुझसे पूछेगा आपने कब एप्लीकेशन दी थी या कब आवेदन किया था, लास्ट 12 मंथ में या बिफोर 12 मंथ में, यानी कि लास्ट 12 महीने में या उससे पहले 12 महीने में। तो 21वें नंबर का क्वेश्चन भी इजी है, डायरेक्ट यस और नो का है, बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है 1 और 2। 22 नंबर के क्वेश्चन के लिए उसने मुझसे पूछा आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है फॉर गेटिंग बैंक लोन, या बैंक लोन के लिए क्या उद्देश्य है। तो मैं कहूंगा कि एजुकेशन है, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई घर खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, कोई शादी हो सकती है मेरी बहन की, या विश्राम काल आई मीन वैकेशन के लिए भी मैं जा सकता हूँ। तो अगर मानिए सर मैंने या बच्चों शिक्षा के लिए मैंने 5 लाख का लोन लिया और शादी के लिए मैंने 10 लाख का लोन लिया, तो इसमें लिखा हुआ है आपको मैक्सिमम अमाउंट फिल करना है उसमें। मानिए शिक्षा एजुकेशन के लिए मैंने 5 लाख और शादी के लिए हमने 10 लाख लिया, तो विच एवर इज हाई आई थिंक 10 लाख इज मोर देन 5 लाख, तो हम यहाँ 10 लाख रुपए उसको शो करेंगे। तो 20वां 21वां 22वां है। अब मैंने बता दिया है कि मैं लोन क्यों ले रहा हूँ, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा क्या बैंक लोन प्राप्त हो गया आपको, तो यस और नो है। अगर नो है तो कोई सर बात है ही 22वें नहीं, प्रश्न पर अगर मैं थोड़ा हाँ सा बात करना चाहूंगा। जी 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 22वां प्रश्न है कि आपने किस उद्देश्य के लिए बैंक ऋण के लिए आवेदन किया था। उसमें काफी सारे बता जी रखे हैं, 6 कोड बता रखे हैं और अन्य के लिए नो कोड है। और इसमें नीचे लिखा हुआ है यदि जी एक से अधिक कोड लागू होते हैं, यानी कि उसने एक से अधिक बार बैंक ऋण के लिए आवेदन किया है, तो जिस बैंक ऋण की सबसे जो राशि है ज्यादा है, उच्चतम उच्चतम राशि। राशि है, तो उसके लिए कोड जी दर्ज करना है। उस राशि को नहीं हाँ बताना है, कोड 05। कोड कोड जी दर्ज जी करना है। शादी के लिए आप 05 कर दीजिए। जी, जी तो फिर वो कोड दर्ज बिल्कुल सही करना कह रहे है, हैं सर, 05 हो गया। क्योंकि वो विद्यार्थी हम्म, सुन रहे हैं, हो सकता है विद्यार्थी वहां 10 लाख लिख दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें केवल कोड दर्ज करने हैं यहाँ पर, ताकि उस डेटा को ठीक से मिलाया जा सके। जी हाँ यहाँ हाँ अमाउंट नहीं बिल्कुल लिखना सही कह बच्चों, यहाँ केवल हमें कोड मेंशन करना है। जी 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 मैम। सही कहा सर आपने। 23वां क्वेश्चन हमारा, क्या बैंक ऋण प्राप्त हुआ आपको, यस और नो, वही। अगर यस है तो 01, नहीं है तो 02। 24 का है, यदि प्रश्न 23 में कोड 1 है, यदि उसको बैंक लोन प्राप्त हो चुका है तो उससे यही पूछेंगे क्या वो निधियों का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं। तो दीपक जी यहाँ तो हाँ और नहीं आएगा डायरेक्ट, क्या वो फंड का यूटिलाइज कर सकता है या नहीं कर सकता। जी बिल्कुल सही है कि मतलब जो जिसके लिए उसने बैंक ऋण लिया, तो क्या वो उसके लिए सक्षम भी था उस ऋण का जी जी उपयोग जी करने के लिए। केवल उसके लिए हाँ या ना में दर्ज करना है, एक और दो कोड डालने हैं। ठीक है। जी नेक्स्ट जो 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्या आपने पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए, सर दीपक जी एक बात बताइए, तो आपने ये तो 22 में मैं वापस जाऊंगा तो आप कोड ही डाल रहे हैं, अमाउंट नहीं डाल रहे। सर इसमें अमाउंट डालना ही नहीं है, उसमें ये जो सारा हाँ तो कोड के प्रोफोर्मा लिए ही है ये कहा है। कोड कोड से चलेगा सर। इसमें अमाउंट कहीं नहीं हाँ आएगा। कोड से चलेगा, लेकिन इसमें नीचे है एक कि चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, सर इसमें लिखा जो हुआ मैंने उच्चतम प्रोफोर्मा राशि देखा। के लिए लागू कोड को रिकॉर्ड किया जाएगा।
स्पष्ट लिखा हुआ है हाँ कि उच्चतम राशि के लिए जी जी लागू, मतलब आपके जो भी बैंक ऋण अगर उच्चतम राशि का जो भी है उसके लिए जो कोड है, जी मान लीजिए आपने जी शादी करने के लिए तो लिया 2 लाख रुपए, और अगर आपने कार खरीदने के लिए लिया 5 लाख रुपए, तो हमें 4 कोड दर्ज करना है, फिर 5 कोड दर्ज नहीं करना है। मतलब एक से यानी कि अधिक कोड आपके भी दर्ज बच्चे नहीं अमाउंट करने हैं नहीं और लिख रहे राशि हैं। भी दर्ज नहीं करनी है, केवल एक कोड दर्ज करना है जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा राशि बैंक से ऋण लिया है। सर यहाँ पे दीपक जी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ हमें देखना है कि इन कोडों में से किसका अमाउंट ज्यादा है। जिसका अमाउंट ज्यादा है उस कोड को लिखना है। सपोज उसने एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए लिए, फिर उन्होंने अपने घर में घर कार खरीदी, उसके लिए 3 लाख का अमाउंट, तो हमें कोड नंबर 4 करना है कार के लिए। बस जी मैम, अमाउंट बिल्कुल नहीं सही। लिखना है, जी सही है। क्योंकि वो यानी कि सर्वे आपके बच्चे नहीं लिख रहे हैं जिसका, ना सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, इतना क्लियर डिस्कशन होना, इसीलिए हमने ये मीटिंग रखी थी, ताकि कोई भी पॉइंट कहीं भी कुछ इसमें डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है सर। हाँ जी विशाल जी, मैम एक आगे बात और बताना चाहूंगा क्वेश्चन मैं, नंबर। एक बात और बताना चाहूंगा, जी पता नहीं जी आप लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको अपनी ओर से रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि ये बाद में भी लोगों को काम आए। नहीं नहीं जी दीपक जी जी, जी आपको देखो, आपको ये काम तो करना ही है मेरी मदद के लिए। जी जी जी, बिल्कुल। बाकी बच्चों को हेल्प के लिए, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं सर, हाँ हमने जी शुरू में भी विशाल जी। अपनी यही बात रखी कि जो बच्चे भी आगे कोई बच्चा पूछे तो उनको बताए ये चीजें, क्योंकि हमारे पास टारगेट बहुत लंबा है और समय बहुत कम है, आपको पता है। जी जी विशाल जी, ट्वेंटी आगे 25 क्वेश्चन नंबर 25 को। क्या आपने पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए काम करा है? तो वो 01 और 02 ही आएगा सर। और यदि हाँ है तो 01, अदरवाइज 02 नहीं के लिए। 6 महीने में वही 180 डेज की बात जो हमने शुरू में की थी। नेक्स्ट बात कर रहा है कि प्रश्न 26 से प्रश्न 29 में, यदि प्रश्न 25 में कोड 1 वाले व्यक्ति के लिए ही भरे जाएंगे, यदि उसने 01 लिखा है तो ही हम 26 से 29 तक जाएंगे, अदरवाइज जीरो सॉरी नहीं पूछेंगे अगर 02 है 25वें नंबर के क्वेश्चन में। तो पहले तो उसने बात करी है 26 नंबर के क्वेश्चन में, यदि वेतन या लाभ के लिए कार्यरत है तो रोजगार की प्रकृति, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। ये दो ही पॉइंट दे रहा है उसमें, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वही मजदूरी और वेतन दिखा रहा है। तो अगर मजदूरी और वेतन, दीपक जी कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं आप थोड़ा बताएंगे मेरे को? मैं अलग तरीके से करता हूँ। जी सर, मैंने इसका ये समझा कि वो पहला जो, देखिए इसमें 4 कोड दिए हुए हैं। पहला कोड है कृषि जी जी में अगर उसने मजदूरी की है या कृषि से उसने वेतन अर्जित हम्म, किया है, और तो उसके लिए 1 आएगा, और अगर कृषि में वह स्वरोजगार कर रहा है तो कोड 2 आएगा। और इसी हम्म, प्रकार यदि गैर जी कृषि में वो मजदूरी कर रहा है या वेतन अर्जित कर रहा है तो 3, और अगर वो गैर कृषि में स्वरोजगार कर रहा है तो 4। तो पहले जो 2 अच्छा प्रश्न हैं वो या कृषि से संबंधित हैं, पहले जो 2 कोड हैं, और अगले जो हम्म, 2 कोड हैं वो गैर कृषि से संबंधित हैं। और उसमें भी जो पहला कोड है वो मजदूरी और वेतन के लिए है और दूसरा स्वरोजगार के लिए। इसी प्रकार गैर कृषि में भी पहला जो है वो मजदूरी और वेतन के लिए, और फिर गैर कृषि में जो दूसरा है वो गैर कृषि में स्वरोजगार के लिए है। तो इस तरह से ये 4 कोड हाँ तो हमें उससे पूछ करके भरने हैं। जी, लेकिन ये मजदूरी और वेतन अपने को तो पता है, जैसे कोई थोड़ा सा भी लिटरेट पर्सन होता है और वो काम करता है तो उसको वेतन मिलता है। जैसे मानिए कोई अकाउंटेंट है, 10th पास है, और कोई कम पढ़ा लिखा है, मजदूरी करता है, तो मजदूरी और वेतन दोनों पैसा तो एक ही है, बस उसके रूप अलग है। तो बच्चे क्लियर है, ये बच्चों को तो आई थिंक प्रॉब्लम आएगी नहीं, मजदूरी और वेतन वाला क्लियर बता देंगे। क्यों सर? जी सर, जी अगर उसको डेली हाँ, ये मजदूरी चार मिल रही चारों है पॉइंट या क्लियर ही उसको दे रखे हैं। एक एक महीने के लिए एक मुश्त वेतन मिल रहा है, तो दोनों ही मतलब एक ही तरह से तोले जा रहे हैं। वो उनके लिए कोई अलग अलग कोड नहीं दिया जा रहा हम्म, है। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है, ठीक है अब कृषि सर, बस और ठीक इसमें नॉन है। ये कृषि की ध्यान बात रखना करें। है कि कृषि के लिए वो मजदूरी और वेतन प्राप्त कर रहा है तो 1, और अगर वो कृषि में एक। स्वरोजगार कर जी रहा जी है तो 2, और गैर कृषि में मजदूरी वेतन प्राप्त कर रहा है तो 3, और अगर गैर कृषि में वो स्वरोजगार में है तो 4। जी जी ठीक सर। है सर, ठीक है। तो सर ठीक है। आपके यहाँ कितने फॉर्म भर गए सर? सर लगभग हमारा जो एरिया है वो लगभग उसमें 50 एक घर हैं। और मैंने बच्चों को जी जी 50 घर के लिए भेज दिया था लगभग। तो हम्म, क्योंकि ये जो स्थिति है वो सब घरों में नहीं है, तो हमारे जो स्वयंसेवक हैं थोड़ा सा उत्साहित होकर के और दूसरी बस्तियों में भी चले गए, तो वहां से भी वो भर लाए, तो लगभग 50 एक फॉर्म हमने भरे हैं।
बहुत बढ़िया। मुझे भी ऐसा बहुत उम्मीद है कि बढ़िया। मैं 3 दिन में 250 और 225 का डेटा कवर कर लूंगा, पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इसमें जैसा आदेश आया कि अडॉप्टेड ग्राम ही हो गांव, क्यों सर? तो जी जी मुझे है। जी। लगता है है तो यही, थोड़ा है सा तो यही, प्रॉब्लम है। लेकिन अब जैसे हमने जो एक बस्ती है, असल में एक मोहल्ला है हमारा, तो उस मोहल्ले में हैं ही 50 घर, और उनमें से ऐसी स्थिति जो जिसके लिए हम कोड फिलअप करेंगे कि वो औपचारिक शिक्षा में भी नहीं है और वो आज की तारीख में रोजगार में भी नहीं है और 15 से 29 है, तो वो सब घरों में ऐसी स्थिति नहीं है। तो बहुत कम फॉर्म हो रहे थे, तो मैंने उनको उनको थोड़ा सा स्वतंत्रता दी कि आप थोड़ा सा आसपास की जो बस्तियां हैं उसमें भी आप चले जाएं, तो कुछ एक फॉर्म और भर के ले आएं, ताकि जो हमारी तरफ से एक अच्छा सहयोग हो सके। हालांकि वो हमारी बस्ती का ही है, तो हमने थोड़ा सा उसको विस्तार किया है, उसके आसपास के जो घर हैं हमारी बस्ती के आसपास के, उनको भी हमने उसमें शामिल कर लिया है। सर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सर मेरी ये जेन्युइन प्रॉब्लम इसलिए मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ। आपने जयपुर में विजिट किया हो दुर्गापुरा गौशाला, देखी होगी शायद, नाम सुना हो दुर्गापुरा गौशाला सर। जी सर, मैं नहीं जानता हूँ, क्षमा कीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छी गौशाला है, उसको हम करीब 4 साढ़े 4 लाख रुपए का हम हमेशा करते हैं। मतलब इतना काम करते हैं हमारे सुबोध कॉलेज के बच्चे। लेकिन जी अब ये सर्वे वाली बात आ गई, तो सर वहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं आसपास में, और जी पूरा जी जी। फुल डेवलप्ड एरिया है वो, ठीक है। सही तो बात है, मैं सही किससे बात है। पूछूं ये जाके? तो फिर भी मैंने हाँ। उनको थोड़ा दुर्गापुरा बस्ती की तरफ मूव करा है, जो आप जी ये आपने कही, जी, कि मैंने सही कहा बात आप है। उधर जाके सर्च करिए। जी तो ठीक इसलिए है। थोड़ा सा है टेक्निकल इश्यू, लेकिन उसको इग्नोर करना जरूरी है। जी सर। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वही डेट ऑफ हमारा जो सर्वे की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ क्या जी। घर का सदस्य जी जी। वही काम कर रहा था जो उसने पिछले 6 महीनों के दौरान किया है? बहुत इजी क्वेश्चन है, 0 और 1 और 0 2 देना है हमें। और यदि घर का सदस्य उसी काम में लगा हुआ है जिसने उसने पिछले 6 महीनों के दौरान काम किया था, तो उसके डेज आएंगे। तो 26, 27 एंड 28 जो क्वेश्चन है, 01 02 और नंबर ऑफ डेज, यही हो रहा है सर, दीपक सर? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। 29 नंबर ये का विशाल क्वेश्चन, जी। यदि सदस्य उस कार्य में रेगुलर नहीं रहा, तो वो जिस 6 महीने से जो काम कर रहा है, तो उसको छोड़ने का रीजन क्या रहा? उसकी छटनी बर्खास्ती, यानी कोई टर्मिनेट तो नहीं कर दिया उसको, कोई एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, कोई इकाई जो यूनिट चलती थी वो बंद हो गई हो, या उस क्षेत्र में काम की कमी है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे अन्य 5, जो कोड है वो 5 है। ये जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों ध्यान से सुनना, इसमें क्लियर दे रखा है कि प्रश्न 27 यस सर। उनके लिए, जिनके लिए 2 है। कुछ हेलो। कह रहे थे सर? हाँ नहीं जी सर, विशाल जी। आगे आगे बढ़े सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक हाँ है। जी। जो 30 नंबर का क्वेश्चन है, जो मैम ने 6 नंबर का क्वेश्चन बताया था कि आर यू मैरिड और नॉट, कि आप विवाहित हैं या नहीं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, और 7वें नंबर का जो क्वेश्चन था एज वाला। तो जो 30वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि वर्तमान में विवाहित हैं, तो क्या पति पत्नी 15 से 29 वर्ष, वही घर के सदस्य, औपचारिक शिक्षा और नियमित रोजगार, जो 3 पॉइंट में हमारा सर्वे जा रहा है, 15 से 29 औपचारिक शिक्षा और नियमित रोजगार में है या नहीं, तो 01 और 02 लिखना है। और 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास अभी, कि 31वां नंबर का क्वेश्चन, कि यदि पत्नी या पति दोनों में से किसी से पूछ सकता है वो, 15 से 29 वर्ष की आयु के घर के सदस्य हैं, और सर्वेक्षण तिथि पर न तो औपचारिक शिक्षा में और न ही नियमित रोजगार में है, सीरियल नंबर रिकॉर्ड करें P2 P3 P4, जिसके सामने पति या पत्नी का विवरण दर्ज किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में सर आपकी राय जानना चाहते हैं दीपक सर, थोड़ा सा। हाँ जी सर, इसमें ऐसे करना है कि क्योंकि आपके परिवार में दो व्यक्ति, मतलब पति और पत्नी, दोनों ही इस कैटेगरी में जी आ रहे हैं, तो P1 के नीचे तो आप 31 में लिखेंगे P2, और P2 के नीचे लिखेंगे P1। तो इस तरह से आप ये बताएंगे कि हमने इसी फॉर्म में जो क्रम संख्या P2 है, उसको भी हमने इसमें शामिल किया है, मतलब वह व्यक्ति भी इसी फॉर्म में हमने दर्ज कर लिया है, उस व्यक्ति का विवरण भी दर्ज कर लिया है। ठीक है। तो इसमें ठीक है क्या सर, है, हम भी यही इसमें बता रहे हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल। जी सॉरी सर, कंटिन्यू करिए प्लीज, सॉरी। जी नहीं नहीं, आप शुरू करें, बस मेरी बात बात इतनी सी थी। इसमें ये पूछा गया है कि एक ही परिवार में जो पति पत्नी हैं, अगर वो दोनों ही ऐसी कैटेगरी में हैं, तो उसका क्या क्रम है उसके सामने लिख देना है, कि उसको आपने किस हाँ, क्रम जो पर हमने दर्ज 6 किया है। नंबर की P1 पर दर्ज किया है, P2 पर दर्ज किया है, P3 पर दर्ज किया है, P4 पर दर्ज किया है, P5 पर दर्ज किया है, तो उसका कोड यहाँ पर उसके सामने लिख देना है, 31 के सामने।
हाँ जी, ठीक है सर, यही बिल्कुल हमने ठीक मैडम ठीक। जो 6 नंबर हम भी इसको ही फॉलो कर रहे हैं सर। जो 6 नंबर का क्वेश्चन था, मैं और मेरी वाइफ वाला, P1 और P2 वाला, उसको ही कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जी 32 एंड लास्ट, उसके बाद 32 एंड 33। यदि वर्तमान में विवाहित हैं, ये क्वेश्चन भी 30 में कोड 2 हैं तो पूछेंगे। यदि वर्तमान में विवाहित है तो क्या आपका जीवन साथी पिछले 6 महीनों के दौरान किसी भी अवधि के लिए वेतन या लाभ के लिए नियोजित है? वही हो सकता है सर, मेरी वाइफ भी पार्लर में काम करती हो, या पार्लर खोल लिया हो, या कोई आंगनबाड़ी में जाती हो, किसी भी काम में लगी हो, तो उसके लिए 01 और 02 आएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वही, अगर जीवन साथी के रोजगार की प्रकृति क्या है, एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर में वही मजदूरी और वेतन, और लाभ के लिए स्वरोजगार के लिए उसने लगाया तो 02 कोड। नॉन एग्रीकल्चर में मजदूरी वेतन के लिए 3, और लाभ के लिए स्वरोजगार के लिए वही 4। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है सर? सर विशाल जी, कोई कमी मैं एक बात बताइए ये कहना जी। चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है, इसमें ये जो 3 प्रश्न जो जीवन साथी के लिए पूछे गए हैं, एंड के ये मुझे एंड लगता के है कि ये एंड पूछे के नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि हम नहीं जाना P1 चाहिए। में और P2 में, P3 में, P4 में, P5 में उन सब कैंडिडेट्स के लिए व्यक्तिगत रूप से बात कर ही रहे हैं, उन सब से ये सारी जानकारियां पूछ ही ली गई हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मान लीजिए P1 में हम पति के लिए बात कर रहे थे, तो अब P1 के नीचे हम पत्नी की बात कर रहे हैं, और जब P2 में पत्नी की हम बात कर रहे हैं, पत्नी की सही। बात करेंगे तो इन जो 3-4 बिंदु हैं, ये 3-4 प्रश्न जो हैं, उनमें हम उसके जीवन साथी यानी कि उसके पति के बारे में बात करेंगे। तो ये चीज जो है, ये अगर न भी होती इस फॉर्म में, तो भी इस फॉर्म में कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन सर ये बिल्कुल, इस नहीं, आप सही कह फॉर्मेट रहे में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर हमने ऑब्जेक्शन भी किया था। वो जो फॉर्मेट था इंग्लिश वाला, शायद दीपक जी आपने देखा होगा, जी उसको काफी कुछ जो हिंदी में फॉर्मेट इसको ट्रांसलेट किया है, इसमें काफी सारी चीजों को हटा के और बहुत इसको इजी गोइंग किया है, हाँ, लेकिन सरल फिर भी बनाया, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हटाया जा सकता हटाया था। जा सकता था। अब जैसे ये अनावश्यक तीन चार उनको चीजें हैं जीवन साथी के लिए पूछी जा रही हैं, तो जीवन साथी उसके साथ ही रहता है उस घर में, और हम उसके लिए P2 में जानकारी दर्ज कर ही रहे हैं पूरी की पूरी। तो फिर उसको अलग से यहाँ पर ये 30, 31, 32, 33 जो प्रश्न बनाए हैं इन्होंने, या 32, 33, 31, 32, 33 जो प्रश्न हाँ, ये बनाए हैं, तो बिल्कुल उनकी सिक्स आवश्यकता थी सही कह नहीं। रहे हैं सर। क्योंकि इसके लिए हमने आपसे पूछा, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी पूछा था, जी जी क्योंकि जी। इनकी वास्तव में क्वेश्चन की नीड नहीं थी। जो हालांकि इन्होंने नोट करा रखा है कि यदि प्रश्न 6 में कोड है, भाई हाँ जी, हाँ 30वें जी, नंबर का बिल्कुल क्वेश्चन, सही तो बात उसने है। कह दी ना, हाँ मैं मैरिड हूँ, हाँ, और वो तो वहां स्पष्ट वहीं उसकी बात खत्म हो गई थी। उस फॉर्म में स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि वो आपने किस कॉलम में दर्ज किया है, उसको P2 में दर्ज किया है या P3 में। तो यहाँ तक भी जब जी जी। हम बिल्कुल उससे बिल्कुल। पूछ ही रहे हैं, तो फिर बाकी बातें उससे पूछने की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, नहीं। अब वहाँ बैठे हुए लोगों ने बड़ी समझदारी से बनाया होगा, उनके समझदारी पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, बड़े विद्वान लोगों ने जरूर बनाया होगा ये। जी हाँ, कहीं ना कहीं उनका सर्वे बिल्कुल। होता है। जी, हो सकता है उनको इस तरह का कोई डेटा वहाँ पर शो करना पड़े। आ, जी तो जी। विशाल जी और दीपक जी, आई थिंक काफी समय हमने ले लिया है, पर जो हमारा पर्पस था कि इस मीटिंग के माध्यम से यदि कोई भी हमारे पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर लें तो एक अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक ये सेशन रहा कि कुछ जो चीजें थी वो हमने भी आपस में डिस्कस कर ली, ताकि हम स्टूडेंट्स को इजी गोइंग उनको ये समझा सके कि कैसे उनको ये सर्वे रिपोर्ट कंप्लीट करनी है। और अभी इस दौरान जो भी लोग जुड़े हुए हैं, यदि फिर भी कोई किसी भी आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके और आप पूछ सकते हैं वॉलेंटियर्स में, और जो भी हमारे प्रोग्राम ऑफिसर इस समय जुड़े हुए हैं। आप माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, किसी को कोई भी डाउट हो तो। यहाँ दीपक जी है, विशाल जी है, मैं हूँ, और जो भी हम आपको समझा सकते थे, बहुत हमने एक सरल तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाते हैं आपस में, तो हम उनको क्लियर कर लेंगे और दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा सर्वे का जो कार्य है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। क्योंकि रीजनल डायरेक्टर भटनागर सर के साथ बार बार उनका ये मैसेज आ रहे हैं कि सर्वे का जो कार्य है वो कितना हो गया है, उसके वो अपडेट्स मांग रहे हैं सर। एक इसमें दीपक जी, एक मैंने ग्रुप में फॉर्मेट भी शेयर किया था, जी जिसमें मैम, जहां बिल्कुल। भी हम सर्वे कार्य कर रहे हैं, प्रोग्राम ऑफिसर उसकी डिटेल भर के देंगे जी कि आपने कहाँ किया, किस गांव में किया, उसकी क्या पॉपुलेशन है, कार्यक्रम अधिकारी का नाम, मोबाइल,
तो वो हम जो भी अपना सर्वे का जो फॉर्म कलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर उस फॉर्म के द्वारा उनके एक कवरिंग बनेगा एक तरह से, तो वो भी हमें भरना है। जी। तो मैं चाहती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी अलवर जिले का जो हम अपना सर्वे का कार्य है उसको कंप्लीट कर लें। और कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो विशाल जी है, दीपक जी अच्छे हैं, ट्रेनर हैं। हम तो मास्टर ट्रेनर बन के आए, लेकिन फिर भी हमें भी एक दूसरे से डिस्कस करने की नीड है। इसीलिए मैंने विशाल जी को कहा था कि आप साथ में ज्वाइन करना, क्योंकि जी। कल विशाल जी ने जयपुर संभाग की जब उनके मीटिंग ली थी, तो मैं भी वहां थी, ताकि हम आपस में डिस्कस कर सके किसी भी पॉइंट पर यदि कोई डाउट हो तो एक अच्छा जो मीटिंग का जो सेशन है वो हमारा रहा है। और यदि जी किसी मैम, को कुछ पूछना है। मैं एक निवेदन कर दूं आपसे कि इस हाँ जी पूरे दीपक जी, बिल्कुल। आपने आपने क्या इसको रिकॉर्ड किया है? नहीं सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया है, मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, उसका लिंक मैं अपने बिल्कुल जो सर। अलवर वाला ग्रुप है उसमें डाल दूंगा। और आप मतलब बाकी जो लोग हैं आज इस कार्यक्रम से नहीं जुड़ पाए हैं, या जो भी स्वयंसेवक हैं अपनी अपनी मतलब कॉलेज में जो स्वयंसेवकों का ग्रुप अगर है तो सभी लोग कार्यक्रम अधिकारी इस पूरी मीटिंग को वहां पर अपने स्वयंसेवकों के साथ साझा करके और समझ पाएंगे इस फॉर्म को। हालांकि मैंने ये महसूस जी किया जी। था जब मैंने इस फॉर्म को अपने स्वयंसेवकों को समझाया, तो मतलब एक बार में अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए फॉर्म को, तो सब चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं, बहुत शुद्ध और सरल हिंदी में ये लिखा हुआ है, तो ऐसी बिल्कुल कोई बिल्कुल। तकनीकी समस्या बिल्कुल। आती नहीं है। जी। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर बच्चे ने 2 बार भी इसको रीड कर लिया जी। एकांत में, तो वो समझ सकता है, और डिस्कस कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। जी। सर एक्चुअल में जिस यूथ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा यूथ बहुत है हमारे आसपास में। आज जब मैंने भी इस फॉर्मेट को देख के थोड़ा सा बैठ के विचार किया, तो मेरे घर के आसपास ही कम से कम 2 या 3 ऐसे लोग हैं जो इस कैटेगरी में हैं, जो आज के टाइम में ना तो कहीं एजुकेशन ले रहे हैं और ना कहीं कोई एम्प्लॉय कर रहे हैं। बस ये मैम, है कि हमें मैं इसमें उस एक बात फॉर्म और को बताऊं बच्चों को आपको, समझना है। जी। एक टेक्निकल बात बताऊं, एक व्यवहारिक बात बताता हूं आपको कि जी जैसे सर। मैं अपने स्वयंसेवकों के साथ गया, तो मेरे स्वयंसेवकों ने उनसे प्रश्न पूछा। जैसे घर में पहला घर में हम पहुंचे तो उसमें प्रश्न पूछा उन्होंने कि बताइए आपके यहाँ पर कोई 15 से 29 साल का कोई व्यक्ति है क्या जो पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब जो आज की तारीख में पढ़ नहीं रहा है कहीं, या औपचारिक शिक्षा नहीं ले रहा है, या कहीं रोजगार में भी नहीं है, कोई काम भी नहीं कर रहा है। तो बहुत लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है, हमारे तो सब कोई काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा, वो बच्चे बढ़ गए आगे, तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा बच्चों एक बार फिर से आओ, अब इनसे पूछिए कि क्या ऐसा कोई पुरुष या कोई ऐसी महिला है क्या। तो कई सारी महिलाएं जो अपने आप को इस कैटेगरी में मान ही नहीं रही हैं। आप देखिए कमाल कि हम्म। यस सर। हाँ, और वो वहां इस पर वो जो कैटेगरी में है। 15 से लेकर के 29 साल की महिलाएं हैं और केवल घर में खाना बना रही हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रही हैं, वो अपने आप को इस कैटेगरी में मान ही नहीं रही हैं। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को एक बार यस। फिर समझाया कि आप उन महिलाओं से भी पूछिए जो 15 से 29 की हैं, जो पढ़ाई भी नहीं कर रही हैं और जो किसी रोजगार में भी संलग्न नहीं है जिससे कोई आय होती है। तो विद्यार्थियों को समझ में आया कि इस तरह से महिलाओं को भी इसमें खोजा जा सकता है, क्योंकि हमारा सर जो बिल्कुल एक। दीपक जी। जी। इसमें दीपक जी, जैसे हमारी बहुत सारी जो फीमेल्स है वो कृषि कार्यों में संलग्न रहती हैं, लेकिन वो जी। कृषि कार्य शॉर्ट टाइम के होते हैं। वो जी। रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, पर यदि हम उनको क्लियर नहीं करेंगे तो वो अपने आप को रेगुलर एम्प्लॉय में मानकर उस कैटेगरी में मानेंगे नहीं। सही बात है। लेकिन मिल जाएंगे, जी। बहुत सारे मिल जाएंगे। तो तो बस फिर बहुत यहाँ सारे पर लोग जो मिले, वॉलेंटियर है। क्योंकि एक बार ये दिमाग में जी रहता जी। है ना स्वयंसेवक के जाने से पहले कि वो पुरुष भी हो सकता है, महिलाएं भी। अच्छा, हमारा जो एक माइंड सेट है वो भी ऐसा है कि हम पुरुषों को ज्यादा ढूंढते हैं इस कैटेगरी में, महिलाओं को हम इसमें ढूंढते ही नहीं जी है। जी जी। हमें लगता है कि हाँ शादी होगी सर उसका तो काम हो गया, आप कोई अब वो। दीपक जी जिस दिन हम दीपक जी जिस दिन हम मास्टर ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गए थे, उस दिन दो जो सर्वे के फॉर्म थे वो हमें यहाँ से फिल करके लेके जाने थे। तो उस समय मैंने मेरे ही 2 वॉलेंटियर को फॉर्म दिया था, और मैंने उनसे फर्स्ट डे ही एक जो माइंड में मेरे क्लिक हुआ था, मैंने उनसे कहा था किन्हीं भी 2 फीमेल्स के लेके आ जाओ, वो आपको इस कैटेगरी में मिल जाएंगी। और आज भी हम उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि वाकई में यदि हम फीमेल्स को देखें तो बहुत सारी इस वाले कैटेगरी में, नो डाउट मेल्स भी हैं, लेकिन फीमेल्स ज्यादा मिलेंगी। पर हमें उनको बताना है, पूछना है कि वो कर क्या रहे हैं। वो अपने आप को इस कैटेगरी में, यदि वो घर का कार्य कर रही है तो भी उनको नहीं हम अपना कर रहे हैं। यदि वो 10 दिन खेत में जाके काम कर रहे हैं तो उनको लग रहा है हम तो कमा रहे हैं, पर वो उनका उस एम्प्लॉय में नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉय में। बस हमें ये समझाना है बच्चों को। तो आई थिंक बहुत अधिक समय हो गया है।
जी और हमारा जो सेशन है वो काफी फ्रूटफुली रहा है और बहुत अच्छा एक डिस्कशन रहा है। काफी सारे वॉलेंटियर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप